बच्चा लोग, मैथ्स कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस है और अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो यूज करिए और मैथ्स को एंजॉय करिए। देखो क्वेश्चन नंबर जो 12 दिया हुआ है ये वेक्टर का क्वेश्चन है कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 4i plus 6j cap, b vector is equal to 3j plus 4k vector, then vector form of the component of a vector along b vector is one of this। पहले वो फॉर्मूला देख लो कि इसकी जो वैल्यू होती है, हम इसकी बात करते हैं, दैट इज इक्वल टू क्या होता है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर बाई मॉड ऑफ b वेक्टर स्क्वायर और इनटू बी वेक्टर, यही होता है। याद रखिएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर इनटू बी वेक्टर इज द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। बी वेक्टर के डायरेक्शन में यही इसकी वैल्यू होती है। पहले ये फॉर्मूला तो समझ लो, ये फॉर्मूला था, फिर हम इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि हमारे पास जो ए डॉट बी है, ध्यान से देखो, ये हमारे पास है 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 0k कैप, और ये है 0i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, क्योंकि ij k कैप में रहने चाहिए। इस हिसाब से अगर हम कहते हैं कि ये जो वैल्यू है ये कितनी होगी, a डॉट बी, a डॉट बी मतलब क्या, देखो 4 इंटू जीरो, हम इसको यहां लिखते हैं 4 इंटू जीरो प्लस 6 इंटू थ्री प्लस 0 इंटू 4 18 हो गया, डिवाइडेड बाई अंडर रूट दैट इज मॉड। मॉड बी का मान कितना होता है जी, अंडर रूट बी का मान देखिए 0 प्लस 9 एंड प्लस 16 और इसका होल स्क्वायर, और बी वेक्टर का मान आपको दिया हुआ है कितना है जी, 3j कैप प्लस 4k कैप। कितना हो गया बच्चों, ये 8/25 इनसाइड द ब्रैकेट 3j कैप प्लस 4k कैप। देखो 8/25 3j कैप प्लस 4k कैप, ये वाला तो आंसर हो गया। मतलब ये हुआ कि वेक्टर फॉर्म ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर इज, ये फॉर्मूला याद कर लो। अच्छा, अब अगर पूछता है वेक्टर फॉर्म ऑफ द कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, तब क्या लिखोगे, ए डॉट बी इंटू ए वेक्टर बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर। ये कैसे होता है हम उसकी चर्चा कर देना है, पहले आप ये तो समझ लीजिए। अब उस, तो आंसर तो हो गया। अब जरा देखो कंसेप्ट की बात करते हैं, क्योंकि समझ में आना चाहिए कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है। फॉर्मूला तो ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए, हमारे पास अगर कहते हैं कि ये हमारे पास ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो कह रहा है कि बी वेक्टर की दिशा में, तो बी वेक्टर की दिशा में हमारा जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा बी वेक्टर बाई मॉड ऑफ बी वेक्टर। याद रखो, ये बेसिकली क्या है, ये बी कैप है। इसके डायरेक्शन में अगर ये ओ है, ये ए है, ये बी है, तो बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना हो गया, बी कैप हो गया। मतलब हमारे पास जो भी आएगा हम उसको डायरेक्शन देने के लिए बी कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी बी वेक्टर बाई मॉड ऑफ बी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पहला हो गया। दूसरा देखिए, आप जब भी कोई दो वेक्टर लिखते हो, ए डॉट बी की बात करते हो, तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। याद रखिए, ये क्या होता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ये ना होता है जी। इसको आप क्या लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं कि ये मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू प्रोजेक्शन ऑफ क्या, ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या होता है, ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ बी वेक्टर। यानी यहां से अगर हम प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो ये वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई मॉड ऑफ बी वेक्टर। हम तो वही कह रहे हैं कि भाई जो प्रोजेक्शन होता है उसमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके वेक्टर कर दो, वही ना उसका कंपोनेंट होगा जी। पढ़े है ना, वेक्टर जब शुरू हुआ होगा तो। अब इसकी मैं चर्चा कर दे रहा हूं कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि आप कहते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट है, इसका ये वेक्टर होता है तो इसका कंपोनेंट ये होगा जी, ओ ए वेक्टर होगा। ये अगर आर वेक्टर है तो हम क्या लिखते हैं, आर cos थीटा कहते हैं। और ये वाला क्या होता है, आर sin थीटा है तो
दिस आर cos थीटा इंटू आई कैप आर साइन थीटा इंटू जे कैप, दोनों का सम क्या होता है? आर वेक्टर। ये आपने पढ़ा होगा। तो वही कंपोनेंट की बात हो गई कि हमने क्या लिखा, उसके प्रोजेक्शन को निकाल करके हमने किसे मल्टीप्लाई किया, इस वाले से मल्टी। तो हमारे पास क्या हुआ, इसमें अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू बी स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर हो गया बी वेक्टर। इसीलिए मैंने इसको लगाया था। ठीक है, तो जो क्वेश्चन दिया हुआ था आपके पास सैंपल पेपर का, तो उसमें दिया हुआ था कि वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। यहां पर क्या दिया है, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। तो देखो, जब ए वेक्टर के अलोंग बी वेक्टर था, तब तो आपने क्या लिखा था, आपने लिखा था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर और इंटू बी वेक्टर। तो अगर अलोंग ए वेक्टर होगा तो क्या लिखोगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, जिसके अलोंग होगा वो नीचे आ जाएगा, एंड इंटू हाउ मच, ए वेक्टर जिसके अलोंग है। अब ए डॉट बी की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल लिया था, पहले वाले क्वेश्चन में देख लो। बेसिकली इसकी वैल्यू कितनी है, 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 0k कैप है। और ये बी वेक्टर का मान कितना है जी, 0i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है। तो 4 इंटू 0, 6 इंटू 3, 0 इंटू 4, तो ये वाला कितना था, 18 हो गया। सो दैट इज इक्वल टू 18, एंड अंडर रूट हाउ मच, ए का स्क्वायर मतलब कितना जी, 16, और ये 36, 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, के तो है नहीं, एंड मल्टीप्लाइड बाई ए वेक्टर। ए वेक्टर मीन्स व्हाट, 4i कैप प्लस 6j कैप, यानी हमारे पास हो गया 18, यहाँ पर हो गया, याद रखिए इसका स्क्वायर है, यानी हो गया 6 6 12, और ये 15, ये हो गया 9, ये हो गया 26, ये कितना होगा, 4i कैप प्लस 6j कैप, याद आ रहा, ये अंडर रूट मॉड ऑफ ए का स्क्वायर है, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मीन्स व्हाट, 6 6 12, 3 1 4 1 5 6 52, 9/26, यानी 9/26 4i कैप प्लस 6j कैप, हियर इज द आंसर। दोनों में क्या फर्क था, पहले वाले में क्या था, a डॉट बी बाई मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इंटू बी वेक्टर था, इस केस में है a डॉट बी बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इंटू ए। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू 4, कह रहा है कि प्रोजेक्शन इसका कितना है जी, 4 है, देन द वैल्यू ऑफ लेम्डा इज इक्वल दिस मच। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइंड दी क्या, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर और बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर। तो हमें पता है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज रिटन बाय हाउ मच, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मॉड ऑफ बी वेक्टर, ये इसका प्रोजेक्शन होता है। दिस वैल्यू इज गिवन 4, व्हाट इज ए डॉट बी, इट इज हाउ मच, 2 lambda, lambda into 1 plus 6 and plus 12, समझ में आ रहा, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2, आपने पढ़ा ना, a1i plus a2j plus a3k, b1i plus b2j plus b3k, then the dot product is how much, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2। तो हो गया 2 into lambda, 1 into 6, 4 into 3, this much divided by mod of how much, b vector, mod of b vector means what, under root a square plus b square plus c square, यानी कितना होगा जी, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी आपने कह दिया कि 2 लेम्डा प्लस 18 डिवाइडेड बाई कितना हुआ, सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज 4 प्लस 36 प्लस 9, दैट इज 2 लेम्डा प्लस 18 बाई 7 4, यानी आपने क्या लिख दिया जी, 2 लेम्डा प्लस 18 इज इक्वल टू हाउ मच, इज इट 28, therefore 2 lambda is equal to 28 minus 18, 10, so lambda is equal to 5, so what is the answer, D is the answer। आपने सिर्फ ये देखा कि A का प्रोजेक्शन B पर A डॉट B बाई मॉड ऑफ B होता। अगर बाई चांस पूछ देता आपसे कि प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर ऑन A वेक्टर, तो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों, A डॉट B बाई मॉड ऑफ A वेक्टर, दैट्स ऑल। देखो बच्चों, एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। वैल्यू होती है ए मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप का होल स्क्वायर, यानी ये होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है।
बस इतना दिमाग में रखो। इसके बाद क्या होता है, क्यों? क्योंकि जो n कैप का मॉड होता है इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये a क्रॉस v का होल स्क्वायर कभी भी अगर आता है तो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक सही है? इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ, a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आप लिख सकते हो a स्क्वायर b स्क्वायर और इसको लिख सकते हो ए बी कॉस थीटा, a स्क्वायर b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर और ये हो गया a डॉट b का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास मॉड ऑफ ए वेक्टर यानी मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ क्या जी, ये बी वेक्टर, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, और ए डॉट बी का होल स्क्वायर है। यानी हमारे पास क्या है, यानी ये बेसिकली क्या है, ए डॉट ए इंटू बी डॉट बी है, क्योंकि ए डॉट ए का मान मॉड ऑफ ए स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को लिखते हो मॉड ऑफ ए वेक्टर कॉस 0 दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। तो जहां मॉड ऑफ ए स्क्वायर है वो क्या हो गया, ए डॉट ए है, मॉड ऑफ बी का हो गया बी डॉट बी हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, दिस इज इक्वल टू ए डॉट बी का होल स्क्वायर। आपको पास एक रिजल्ट पहले से है। क्या रिजल्ट पहले से है? अगर आपको अगर याद है तो और अच्छी बात है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इस रिजल्ट को अगर आप याद कर लेते हो तो इतना आपको करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको तो डायरेक्ट पूछा गया है। यही हमने निकाला है, यहाँ पर कर दिया, ये अलग से क्वेश्चन हो गया। तो आपने, आपके पास बेसिकली हम क्यों बोल रहे हैं इसको याद करने के लिए, ये रिजल्ट आपके पास क्यों होना चाहिए? रिजल्ट इसलिए याद होना चाहिए क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को रिलेट करने वाला एक रिलेशन है, जहां क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों एक दूसरे से रिलेट हो जाते हैं। यानी ए क्रॉस बी का मॉड का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखो डिटरमिनेंट का कंसेप्ट आ गया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो क्या हुआ, कैन यू राइट ए डॉट ए इंटू बी डॉट बी माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ए डॉट ए इंटू बी डॉट बी मीन्स व्हाट, ये मॉड ऑफ ए का स्क्वायर है, मॉड ऑफ बी का स्क्वायर है, और ए डॉट बी, ये तो होता ही है, देख लो यहाँ से। इसका मान क्या होता है जी, अगर आप इसको सिंप्लीफाई उधर लेके जाओगे तो होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए डॉट। पहले ही में ही आपका आंसर निकल गया, आगे सोचने की कोई जरूरत ही नहीं। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर ये आपको नहीं याद है तब तो परेशानी होगी, अगर आप वहां निकाल रहे हैं तब। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको आप एक फार्मूला के रूप में याद, एक बार और हमने इसको यूज किया है, एक क्वेश्चन और हमने दिया था, वहां पर भी यही यूज हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज क्या क्या देख लिया। सबसे पहले हमने देखा था, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो मैट्रिक्स एनालिसिस था, लेकिन मैट्रिक्स नहीं था बल्कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का था। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ऑड नंबर ऑफ ऑर्डर का है यानी थर्ड ऑर्डर का है तो उसके करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। यानी आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन देखा आंसर लिखा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू मैट्रिक्स क्या होती है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं, सब एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, मैंने वो सब एक्सप्लेन कर दिया था। उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, हम घुसे थे कहाँ, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हम कुछ अनयूजुअल क्वेश्चन देखे थे और कुछ क्वेश्चंस हमने ऐसे फॉर्म किया है जो कि मैंने बताया था कि न किसी सीबीएसई के सैंपल पेपर में दिया हुआ है, ना एनसीईआरटी में दिया हुआ, लेकिन क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया कि रीजन कैसे डिसाइड करते हैं, रीजन को डिसाइड करने का, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे निकालने का, कंस्ट्रेंट्स क्या होता है, कैसे कंस्ट्रेंट डिसाइड करते हैं, और लास्ट में हमने देखा कि कैसे हम क्या करते हैं, किसी वेक्टर का कंपोनेंट जो है, वेक्टर कंपोनेंट एक वेक्टर का दूसरे डायरेक्शन में कैसे निकालते हैं, एक वेक्टर का दूसरे पर प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, और तीसरा इसमें हम लोग देख लिया कि ए क्रॉस बी और ए डॉट बी में क्या रिलेशन होता है। इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में अ नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स वी हैव सीन। आपको सिर्फ क्या करना है, अब इसको देखना है और साथ साथ में चलना है। सो देखो क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का है। अच्छा, आप एक बात और ध्यान दे रहे होंगे कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो डायरेक्ट मैट्रिक्स या डायरेक्ट डिटरमिनेंट के नहीं है, वो दोनों मिक्स क्वेश्चन है, ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, दिया हुआ है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 ए इज क्या,
is a square matrix of order 3 and determinant A is equal to 2. तो कहता है कि एडजॉइंट 2A का डिटर्मिनेंट जो है वो कितना होगा। याद रखिए एडजॉइंट 2A। देखो इस पूरी चीज को देखने से पहले एक कॉन्सेप्ट पर हम बात करते हैं। एक सबसे पहले कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? वो ये है कि एडजॉइंट ए, ध्यान रखो, का डिटर्मिनेंट जो होता है वो डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर होता है। कब? जबकि ए जो है वो क्या है बेटा? ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। प्रैक्टिकली जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि अगर ए एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ए की वैल्यू डिटर्मिनेंट ए टू द पावर एन माइनस 1 होता है। एक बार फिर बोलूं, अगर ए की मैट्रिक्स क्या है? n बाई n की ऑर्डर की है तो एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होता है कि जो वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए होता है वो डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस 1 होता है। n क्रॉस n क्या है? इसकी मैट्रिक्स का ऑर्डर है। यहां पर दिया हुआ है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है तो वो 3 माइनस 1 यानी 2 हो गया, क्योंकि हमको 3 ऑर्डर तक का ही पढ़ना है तो इसलिए हमने इसको डायरेक्ट कह दिया। तो ये पहला कंसेप्ट तो आपका ये हो गया क्या कि एडजॉइंट ए का जो मॉड है वो डिटर्मिनेंट के स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत यूजफुल फॉर्मूला है। अब दूसरा देखिए, अगर आप कहते हो कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ध्यान से देखना, और मैट्रिक्स को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं हम ए को मानते हैं ऐसे, ये 2 है, और इसको हम मानते हैं कि ये A1 है, A2 है, A3 है, B1 है, B2 है, B3 है, C1 है, C2 है और C3 है। ध्यान से देखिएगा, A एक थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स है, हम वो A1, A2, A3 नहीं लिए, सिंपल अपने से ले लिया। यानी ये जब हम मैट्रिक्स में किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 सब में मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब क्या हो जाएगा? ये 2A1, 2A2, 2A3, 2B1, 2B2, 2B3, C2C1, 2C2 एंड 2C3 होगा। मतलब मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं? सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है? हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। यहां तक तो हो गया। अब जो मैं कह रहा हूं कि अगर इस 2a का डिटर्मिनेंट लोगे, ये 2a मैट्रिक्स है, अगर इसका डिटर्मिनेंट लेते हो, इसका मतलब क्या हुआ कि 2a1, 2a2, 2a3, 2b1, 2b2, 2b3, 2c1, 2c2 एंड 2c3 का आप डिटर्मिनेंट ले लोगे। और होता है, अब डिटरमिनेंट में क्या होता है? डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता है। डिटरमिनेंट या तो किसी रो से कुछ कॉमन ले सकते हो या किसी कॉलम से ले सकते हो। तो अगर फर्स्ट रो से एक 2 कॉमन ले लिया, सेकंड रो से दूसरा कॉमन ले लिया, थर्ड रो से तीसरा कॉमन ले लिया, तो आपके पास डिटरमिनेंट में क्या बचेगा? A1, A2, A3, B1, B2, B3 एंड C1, C2, C3 बचेगा। यानी ये 2 टू द पावर 3 डिटरमिनेंट ए हो गया। ये आपका जो क्लियर कंसेप्ट समझने का है, हम वो बता रहे हैं कि मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करके अगर हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो 2 का पावर क्यू हो जाएगा। अगर यहाँ 3 होता तो 3 का पावर क्यू होता, 5 होता 5 का पावर क्यू। क्यों होता है वो मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए, जब इतनी बातें आपके पास क्लियर हो गई तो अब आपसे कह रहा है किसकी वैल्यू? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट 2a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट 2a का मान क्या होगा बच्चों? इसका मान होगा 2 टू द पावर 3, या आप ये भी कह सकते हो कि दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ क्या? 2a का होल स्क्वायर। यहां तक तो चलेगा। लेकिन इसमें से अगर 2 को लोगे तो हम बता चुके हैं आपको कि अब ये नहीं कि 2 का स्क्वायर, ये क्यों है? डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट माने क्या है? और ये वाला क्या है बच्चों? मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में पहले 2 घुसेगा
उसका डिटरमिनेंट दिया जाएगा। तो ये वैल्यू तुम्हारे पास हो गई 2 टू द पावर 3 पहला हो गया और डिटरमिनेंट ए का होल क्यूब 2 टू द पावर 3 आई एम सॉरी 2 टू द पावर 3 और ये डिटरमिनेंट ए हो गया और इसका पावर हो गया क्या 2। हमारी बात समझ में आ रही है क्यों 2a का अगर हम डिटरमिनेंट की बात करते हैं जो मैंने भी बताया था तो हो गया मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट में गया सब में से 2 2 कॉमन हो गया 2 टू द पावर 3 हो गया 2 टू द पावर 3 डिटरमिनेंट। अब इसकी वैल्यू क्या होगी 2 टू द पावर 6 तो हो गई और इनटू डिटरमिनेंट का स्क्वायर क्योंकि भाई इसका भी स्क्वायर होगा इसका भी स्क्वायर होगा 2 टू द पावर 6 तो चलेगा। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू है तुम्हारे पास क्या -2 का स्क्वायर तो 2 टू द पावर 6 इंटू 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 8। देखने में जितना आसान है उतना आसान नहीं है इसलिए आंसर क्या होगा बच्चों डी होगा। क्लियर हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है। क्या दिया है दिया हुआ है प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स whose chances of solving it is 1/2 1/3 1/4 respectively then what is the probability that the problem will be solved ये पूछा है। एक प्रॉब्लम जो है मैथमेटिक्स की दी जाती है 3 स्टूडेंट्स तो हम मान लेते हैं कि जो 3 इवेंट्स ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम है वो ए है बी है सी है। तो एक स्टूडेंट सॉल्व करता है उसको हम पीए कहते हैं दूसरा कहता है पीबी कहते हैं तीसरा कहता है पीसी कहते हैं। अब ध्यान से देखिए अगर हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी दी हुई है प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम और दूसरा एक चीज और कहा गया है कि ए बी एंड सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स यहां तक क्लियर है। तो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। अब देखो प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड का मतलब क्या हुआ कि या तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। फर्स्ट मेथड की मैं बात कर रहा हूं हम इसकी बात कर रहे हैं ये जो वहां पर भी दिया है सैंपल पर भी सॉल्यूशन में दिया हुआ है। फर्स्ट मेथड हम कह रहे हैं कि पीए दिया हुआ है तो हमने कह दिया देयरफॉर पीए बार का वैल्यू क्या होगा जी पीए बार विल बी इक्वल टू 1 माइनस पीए दैट इज 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। इसी तरह से आप जब पीबी बार की वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू हो गई 2/3 एंड पीसी बार की वैल्यू हो जाएगी 3/4। ये हमारे पास क्या हो गया दिस इज द प्रोबेबिलिटी दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। पहला सॉल्विंग द प्रॉब्लम नॉट सॉल्विंग। अब देखो अगर आप लिखते हो पी ए बार इंटू पीबी बार इंटू पीसी बार न तो A is able to solve neither B nor C सभी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। आपको पता है P A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू P A इंटू P B इंटू P C और अगर आप करते हो ना P A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C तो आप क्या लिखते हो इंडिपेंडेंट इवेंट होता है तो P A इंटू P B इंटू P C और इसी तरह से अगर ये नहीं होगा तो A भी होता है। तो हमने ये कह दिया कि भाई इसकी वैल्यू कितनी होगी तो हमने कहा 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4 यानी कितनी हो गई जी ये 1/4 हो गई। ये क्या हो गया दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व्ड। अब अगर आप कहते हो कि भाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड मतलब क्या हुआ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की बात हम कहते हैं। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मतलब क्या जी पी ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब क्या या तो ए सॉल्व करेगा बी सॉल्व करेगा सी सॉल्व करेगा। बात समझ में आ रही है मतलब प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। तो ये वैल्यू क्या होगी 1 माइनस पी ए बार इंटू पी बी बार इंटू पी सी बार यही होना चाहिए पी ए बार इंटू पी बी बार इंटू पी सी बार। भाई प्रॉब्लम सॉल्व होगा या प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगा दोनों का सम 1 होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4। सो दैट इज द वन मेथड। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को आप दूसरे ढंग से करते ये फर्स्ट मेथड हो गया हमने कह दिया दिस इज इक्वल टू 1/2। अगर आप सेकेंड मेथड से कहते हैं कि साहब प्रॉब्लम सॉल्व होना है तो अगर 3 लोग हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है बच्चों हम कहते हैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा ये होगा पी ए
बी एंड सी, पहले तो ये होगा, ए भी कर लेगा, बी भी कर लेगा, सी कर लेगा। दूसरा है कि पी ए बी करेगा लेकिन सी नहीं करेगा, ए करेगा, बी नहीं करेगा, सी करेगा, और ए नहीं करेगा, बी करेगा और सी करेगा। मतलब क्या हुआ कि पहले तीनों कर सकते हैं, या कोई दो कर सकता है, या एक तीसरा भी कर सकता है। पी ए नहीं करेगा, बी नहीं करेगा लेकिन सी कर लेगा, पी ए नहीं करेगा, बी कर लेगा, सी नहीं करेगा, या पी ए नहीं करेगा, बी आई एम सॉरी, ए कर लेगा, बी नहीं करेगा, सी नहीं करेगा। सीधी सी बात। इस हमारी बात समझ में आ रही है? क्या-क्या पॉसिबिलिटी है? अगर हम तीन लोग मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तीनों इंडिपेंडेंट हैं, नकल तो मार नहीं रहा, तो उसमें क्या होगा? भैया तो तीनों कर लेंगे, या कोई दो में से क्या होगा? या तो ए बी करेगा, सी नहीं करेगा, ए सी करेगा, बी नहीं करेगा, बी सी करेगा, ए नहीं करेगा, ठीक है? या तीन में से कोई एक करेगा, मतलब ए करेगा, बी सी नहीं, बी करेगा, ए सी नहीं, सी करेगा, वही मैंने यहाँ लिखा है। और चूंकि सभी इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, तो होगा पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी एंड डॉट डॉट डॉट, सबकी वैल्यू रख दोगे तो ये भी कितना आ जाएगा बच्चों? 3/4। तो एक दूसरा तरीका